Assalamu alaikum students, welcome back. In the previous session, we have studied the economic growth theory, Harrod-Domer growth model, in which we have analyzed that how saving rate and capital output ratio affected to GDP growth rate. Next theory that we are going to discuss is from the structural change model. That is Lever's theory, Lever's two-sector model of economic growth. स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल्स हैं ये। स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चरल चेंज होती क्या है। देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंसीडर्ड एज अ ट्रेडिशनल सेक्टर while इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर इज कंसीडर्ड एज अ मॉडर्न सेक्टर। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रेडिशनल सेक्टर कंसीडर किया जाता है, जबकि इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर को जो है वो मॉडर्न सेक्टर कंसीडर किया जाता है। और आपकी जो लेबर फोर्स है, अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर से, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर से मॉडर्न इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर की तरफ मूव करती है, तो हम इसे कहते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंज हो रही है। या आप ऐसे कह लें कि अगर जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर जो है वो कम होने लगता है, जबकि इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है वो इंक्रीज होने लगता है, तो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंज हो रही है। एंड दैट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्ट्रक्चरल चेंज को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन में भी शामिल करते हैं, ये उसका मेजर कंपोनेंट समझा जाता है। Structural change theory focuses on the mechanism by which underdeveloped economies transform their domestic economic structures from traditional agriculture sector to modern industrial sector or services sector. The hypothesis that underdevelopment is due to underutilization of resources arising from structural and institutional factors that have their origin in both domestic and international dualism. और साथ में हम ये भी कंसीडर करते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स जो है वो अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब उसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट हो, आप उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। जैसे आप ये कह लें कि एक ऑफिस है, ऑफिस में जो है वो 3 ऑफिस बॉय रखे हुए हैं चाय बनाने के लिए या ऑफिस को साफ करने के लिए। तो वो अगर एक हो तो वो भी काम चल जाएगा, तीनों को भी एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, लेकिन अगर एक हो तब भी काम चल जाएगा। बाकी 2 को फारग कर देंगे, प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है ना। तो वो जो 2 हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। इसी तरह जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान में या अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट है। अगर वहाँ से लोग निकल जाएं तब भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 तरह के स्ट्रक्चर मॉडल जो है हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन है लिवर्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जो आज डिस्कस करेंगे, और सेकंड वन है चैंडलिस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज लिवर्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इसको लिवर्स टू सेक्टर मॉडल भी कहते हैं, इसको सरप्लस लेबर मॉडल भी कहते हैं। These models, these development model is focused on structural transformation, and I have already defined the concept of structural transformation. 2 तरीकों से डिवाइड मैंने इसको डिफाइन किया है, इन टर्म्स ऑफ लेबर और इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। इन टर्म्स ऑफ लेबर ये मैंने डिफाइन किया कि अगर हमारी लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल कर जो है वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर की तरफ आना स्टार्ट हो जाए, इसको हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या स्ट्रक्चरल चेंज बोलते हैं। और दूसरा ये मैंने डिफाइन किया जीडी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, कि अगर जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाए,
जबकि इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर का जो शेयर है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाए, इसको भी हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। This theory is formulated by Nobel laureate W. Arthur Lewis in the mid 1950s and later modified, formalized, and extended by John F. Reynolds. John F. and Reynolds. Um, that's why further names as a Fee and Reynolds model. इसको पहले तो प्रोफेसर लिवस ने प्रेजेंट किया था, बाद में फर्दर अमेंडमेंट्स होती रही हैं, इम्प्रूवमेंट आती रही हैं। Here are the assumptions of Lewis theory of economic development or Lewis two-sector model. In the Lewis model, underdevelopment economy consists of two sectors, traditional and modern sector. इकोनॉमी में जो है वो दो सेक्टर है, एक ट्रेडिशनल सेक्टर है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, और दूसरा मॉडर्न सेक्टर है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है या सर्विसेज सेक्टर है। Second assumption is that marginal traditional sector has surplus of labor, and where marginal productivity of labor is equal to zero. जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पे सरप्लस लेबर है, वहाँ पे सरप्लस लेबर है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। मीन्स दैट कि वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो जीरो है, मतलब एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट है, लोग ज़्यादा हायर किए हुए हैं, अगर उनको निकाल भी देंगे प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो ज़ीरो थी। इट मीन्स कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो ज़ीरो थी। यही मतलब है ना, उसको निकाल भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो ज़ीरो थी। वहाँ पे सरप्लस लेबर है, और सरप्लस लेबर है मतलब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, और उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो ज़ीरो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर में। जबकि जो वेज रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, नॉट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। रूरल रियल वेज, रूरल एरिया का मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑब्वियसली, रूरल रियल वेज इज डिटरमिन्ड बाय द एवरेज एंड नॉट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। देखे, जो वेज होती है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के मुताबिक दी जाती है, लेकिन चूंकि मार्जिनल प्रोडक्ट तो उधर जीरो है बहुत सारे लोगों की एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो फिर वहाँ पे वेज जो है, वेज तो दी जा रही है, वो दी जा रही है एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल, वो दी जा रही है एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल। मतलब जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पे वेज रेट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल है। मॉडर्न सेक्टर इज हाई प्रोडक्टिव urban industrial sector into which labor from the subsistence sector is gradually transformed। और फिर assumption ये है कि जो मॉडर्न सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो जो है वो हाईली प्रोडक्टिव सेक्टर है, और वहाँ मतलब वहाँ पे कैपेसिटी मौजूद है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर फोर्स आती है तो वहाँ पे अब्जॉर्ब हो सके। इन assumptions को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं अगर एमसीक्यूज टाइप पेपर हुआ तो। Model focuses on the process of transform of surplus labor and the growth of output in modern sector। मॉडल बेसिकली ये फोकस करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस लेबर है, वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो ज़ीरो है, जबकि इंडस्ट्री सेक्टर जो है वहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा है, इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, इंडस्ट्री सेक्टर का वेज रेट भी जो है वो 30% हायर दैन द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर। ये भी एक वजह है कि वो इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो लेबर फोर्स को अट्रैक्ट करेगा। थ्योरी क्या कहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से सरप्लस लेबर निकले और इंडस्ट्री सेक्टर में आके अब्जॉर्ब होती रहे। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन continues in the modern sector until all the surplus labor is absorbed। मॉडर्न सेक्टर में जो है वो ग्रोथ रेट, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ती रहेगी यहाँ तक कि वो तमाम सरप्लस लेबर को एब्जॉर्ब ना कर ले जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है। स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी हैज टेकन प्लेस विद द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री।
और स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये तभी मुमकिन है कि ये डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री पे। द स्पीड विद विच दिस एक्सपेंशन occurs is determined by the rate of industrial investment and capital accumulation in the modern sector. Finally, Lewis assumed that the level of wages in the urban industrial sector was constant, and at the constant urban wage, the supply curve of rural labor to the modern sector is considered to be perfectly elastic. ये पॉइंट एक नोट करने वाला है। सप्लाई कर्व ऑफ रूरल लेबर टू मॉडर्न सेक्टर इज कंसिडर्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। मॉडर्न सेक्टर में जो सप्लाई कर्व है लेबर का वो परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक मीन्स के आप ये कह सकते हैं, फर्दर आप देखिएगा रियल वेज की बात हो रही है, रियल वेज जो है वो कांस्टेंट है, मतलब अफेक्ट नहीं हो रही सप्लाई से। मतलब इंडस्ट्री सेक्टर में ऐसा होता है ना कि इंडस्ट्री सेक्टर में जब लेबर मूव करके आ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर निकल कर जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में आती आ रही है, तो यहाँ पे जो है वो वेज रेट कम होना शुरू हो जाए। वो कहते हैं ये ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है इंडस्ट्री सेक्टर में। यहाँ पे जो वेज रेट है, जो सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है। सप्लाई कर्व के परफेक्टली इलास्टिक होने की वजह से वेज जो है वो मॉडर्न सेक्टर में फिक्स रहेगी। वेज रेट जो है वो मॉडर्न सेक्टर में फिक्स रहेगा। डायग्राम में मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। Thus, Lever's two-sector model is the theory of development in which surplus labor from the traditional agriculture sector is transferred to the modern industry sector, the growth of which absorbs the surplus labor, promotes the industrialization and stimulates sustained development. ये बेसिकली थ्योरी है सारी आपकी, असम्पशन पे बेस करती है। और दूसरा ये आपकी जो पॉइंट है कि लीवर्स टू सेक्टर मॉडल क्या है, डेवलपमेंट थ्योरी है। वो कहता है कब मुमकिन है, जब सरप्लस लेबर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ट्रांसफॉर्म होकर इंडस्ट्री सेक्टर में आती जाए, वहाँ पे एब्जॉर्ब होती जाए, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक्सपेंड होगी और डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। हम मजीद जो है इस डायग्राम के जरिए एनालाइज कर सकते हैं। ये जो राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम है ये एग्रीकल्चर सेक्टर की है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायग्राम है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की है, मॉडर्न सेक्टर की है। राइट साइड पहले वो एक्सप्लेन करते हैं। राइट साइड पे जो डायग्राम है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की है, और उसमें जो अबव साइड पे वो टोटल प्रोडक्ट है, और बिलो साइड पे जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट है। अगर हम टोटल प्रोडक्ट कर्व को, प्रोडक्शन कर्व को एनालाइज करें तो देखें स्टार्ट में बढ़ रहा है और बाद में जाकर जो है ये जो है आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्लोप होता जा रहा है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता जा रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि ये देखें पहले बढ़ रहा है और एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचकर जो है ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है, आप ये कह लें कि इलास्टिक हो जाता है। यहाँ पे देखें ऐसे, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। अगर उसके बाद भी आप लेबर हायर करते जाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आप यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होती है वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होती है। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स, बेसिकली when total product is maximum, marginal product is zero. When total product is maximum, marginal product is zero. मार्जिनल प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली डिक्लाइन होती है, जैसे ही हम लेबर हाई करते जाते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होती रहती है, और जहाँ पे ये जीरो हो जाती है तो देन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, और उसके बाद देखिए आप कांस्टेंट हो रही है। एवरेज प्रोडक्ट कर्व जो है वो ऑब्वियसली मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व से ऊपर होता है। तो ये बेसिकली इसलिए लगाया गया ताकि आपको बताया जा सके कि इतनी लेबर है अगर, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वेजेस दी जा रही हैं डेट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, क्योंकि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल दी जाए तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर तो जीरो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर तो जीरो है, फिर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होगा। जबकि वेज रेट जो है वो डेट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये देखें आपके सामने
किसी को कन्फ्यूजन है इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायग्राम में? ये एग्रीकल्चर सेक्टर की है। लेफ्ट साइड पे आ जाए मॉडर्न सेक्टर की है, इंडस्ट्री सेक्टर की। ये टोटल प्रोडक्ट है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ये आगे से आके जो है वो फ्लैटर नहीं हो रहा, आप देखें, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा कैपेसिटी मौजूद है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी मौजूद है, लेबर को एब्जॉर्ब कर रहा है, L1 L2 L3 लेबर। ये नीचे जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो कि डिक्लाइन करती है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट के बढ़ने से ये भी शिफ्ट हो रही है। जैसे जैसे हम लेबर हाई करते जा रहे हैं शिफ्ट हो रही है, और इसके शिफ्ट होने की वजह यह है कि इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, और ये ग्रोइंग सेक्टर है, प्रोडक्टिव सेक्टर है, प्रोडक्टिव सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है, और इसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मौजूद है। और यहाँ पे मैंने कहा था कि सप्लाई ऑफ लेबर इज इलास्टिक। ये देखिए, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व था, ये सप्लाई कर्व है, इलास्टिक है, वेज रेट के इक्वल है। इसलिए वेज रेट जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं है कि सरप्लस लेबर, इस थ्योरी के मुताबिक, ऐसा नहीं है कि सरप्लस लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर इंडस्ट्रीज में आती जाए और इंडस्ट्रीज में भी सप्लाई बढ़ने की वजह से वेज रेट कम हो जाए, ऐसा नहीं है। एंड दिस वेज रेट इज हायर देन द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली MPL के मुताबिक ही जो है वो वेज दी जा रही है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ये कुछ की पॉइंट्स है डायग्राम के, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप रीड आउट कर लीजिएगा। मैं दोबारा से एक दो समरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जो है हम इसके क्रिटिसिज्म पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहले लिवर्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल है। स्ट्रक्चरल चेंज ये कहता है कि अगर हमारी लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर में मूव होती है तो ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। या अगर GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाए और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर है वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाए, ये लेबर ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये उसकी एक रिक्वायरमेंट थी। तो डेवलपमेंट थ्योरी है वो, ये वाली लिवर्स टू सेक्टर मॉडल। तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट की डेफिनेशन में ये पॉइंट है, तो ये स्ट्रक्चर चेंज मॉडल के से रिलेटेड ही है। कुछ असम्पशंस दी इस थ्योरी ने कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वहाँ पे सरप्लस लेबर है, वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ज़ीरो है, वहाँ पे जो सैलरीज दी जा रही हैं वो डेट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट तो ज़ीरो है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल तो सैलरी नहीं ना दी जा सकती ज़ीरो, तो एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल सैलरीज दी जा रही हैं। और ये कुछ असम्पशन में पड़ी थी। तो थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस लेबर निकल कर मॉडर्न सेक्टर में आती है, मॉडर्न सेक्टर प्रोडक्टिव सेक्टर है और वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। इस तरीके से मॉडर्न सेक्टर ग्रो करता है और डेवलपमेंट आती है, ये थ्योरी कहती है। क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो यू आर फ्री टू आस्क। देर आर सम, इस थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंस है और रियलिटी के बहुत नज़दीक है। However, there are some criticism point on the Lewis theory of two-sector model. The key assumptions do not fit the realities of contemporary developing countries. Obviously, assumptions बहुत ज़्यादा हैं, तो assumptions की base पे criticize किया जा सकता है। Lewis assumed that faster the rate of capital accumulation, the higher the growth rate of modern sector, and faster the rate of new job creation. But capitalist profits are invested in labor saving technology. बड़ा अच्छा क्रिटिसिज्म पॉइंट है। कहता है कि लिवर्स थ्योरी कहती है कि जितनी मतलब कैपिटल एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा इंडस्ट्री सेक्टर में, वहाँ पे लेबर जो है वो अब्जॉर्ब होती जाएगी। अब उस पर क्रिटिसिज्म ये किया गया है कि कैपिटलिस्ट तो कहते हैं कि वो उन्हें होता है प्रॉफिट ज़्यादा करना है हमने, तो उनकी कोशिश होती है कि हम जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें जो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी हो। मतलब उनकी कोशिश होती है कि हम मशीनरी इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जिसमें हमारी लेबर सेव हो, क्योंकि मशीनरी पे एक दफ़ा खर्चा आना है, बाद में कम खर्च आएगा।
तो जिससे उनकी लेबर जो है वो सेव हो, क्योंकि कैपिटलिस्ट का जो एम होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट का अरेज किया गया, किस तरीके से फिर जो है वो लेबर एब्जॉर्ब होगी। One of the assumption is that capitalist profits are in fact reinvested in the local economy and not sent abroad as a form of capital flight, but there will be existence of capital flight. ये भी बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया गया कि उन्होंने कहा कि कैपिटल ये जो इंडस्ट्री सेक्टर है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कैपिटलिस्ट हैं वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, दोबारा इंडस्ट्रीज लगाते जाएंगे, इस तरह फर्दर सो ऑन, इसी तरीके से जो है वो लेबर अब्जॉर्ब होती जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा दूसरे मुल्कों में, बाहर कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में बेचना शुरू कर देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में इशूज है कैपिटल फ्लाइट का, कि पैसा जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो मतलब बजाय कि लोकल कंट्री में मजीद इन्वेस्ट करने के, वो अपना कंट्री जो है वो अपना पैसा जो है वो डेवलप कंट्रीज में जो है वहाँ पे सेव करते हैं, वहाँ पे भेजते हैं, डिफरेंट उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक मोटिव्स होते हैं। तो फिर किस तरीके से जो है वो लेबर अब्जॉर्ब होगी। समझ आ रही है बेटा? पॉइंट बड़े अच्छे हैं दोनों क्रिटिसिज्म, तो कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप। लिटल सरप्लस लेबर इन रूरल एरियाज, एक और पॉइंट है कि सरप्लस लेबर जो है वो रूरल एरियाज में कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है जितना मतलब इस थ्योरी में एक्सप्लेन की गई। डिमांड कर्व D2 KM2 has the greater negative slope than D2 KM1 to reflect the fact that addition to capital stock embody labor saving technical progress। डिमांड जो है वो उसकी जो शेप है वो डिफरेंट है, वो ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो कैपिटलिस्ट है वो नेक्स्ट फर्दर जो है वो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे लेबर जो है कम यूज होती है। वन ऑफ द अजम्पशन, और फिर और इस केस में ये वाला जो भी क्रिटिसिज्म किया गया है, इस केस में जो डायग्राम की शेप है वो इस तरह की बनेगी, D2 इस तरह की, और लेबर मजीद एब्जॉर्ब नहीं होगी, लेबर मजीद एब्जॉर्ब नहीं होगी। देखें दोनों पे लेबर का पॉइंट सेम है, ये पॉइंट क्रिटिसाइज किया गया। क्योंकि जब कैपिटलिस्ट ग्रो करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस यूज करें। लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है? जिसमें लेबर सेव हो रही है, सिंपल, जिसमें कैपिटल ज़्यादा यूज हो रहा हो और लेबर सेव हो रही हो, वो लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस कहलाता है। And the last criticism is that one of the assumption of Lever's model is that surplus labor exists in rural areas while there is full employment in the urban areas. Most contemporary research indicates that there is a little surplus labor in rural areas। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रूरल एरियाज में जो है वो सरप्लस लेबर होती जरूर है, लेकिन लिटल वन, इतनी ज़्यादा नहीं होती। यहाँ तक कर लीजिएगा, ये कुछ और पॉइंट्स है, ये आप खुद देख लीजिएगा, एक दो पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैंडीज पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी